Hello students. Today we are going to have a look at the law of supply, a very important topic in any economics or managerial economics curriculum. Primarily, Professor Alfred Marshall has worked on these concepts, the law of supply and law of demand. It is quite identical to the law of supply. Uh, in other words, we can say that it is the way, the mechanism of the supply, the law of supply is very much identical in many ways to the mechanism of law of demand. Let us begin. So first of all, let us see how what the law of supply actually states. It states that the other things remaining constant, quantity supplied of a commodity increases with the increase in its own price and vice versa. कोई भी अगर हम कमोडिटी ले मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस बढ़ता है तो मार्केट में उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, while the other things remain constant. So if we increase the price of a commodity, there are chances that its supply will get increased or certainly will increase, right? So we can see that, in other words, we can mention here that there is a positive relationship between the own price and the quantity supplied of a commodity. एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, मीन्स कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी जो वेरिएबल है वो बढ़ जाता है, प्राइस इंक्रीज होने से जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज हो जाती है. जितना जितना एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता जाता है उतना ही एक सेलर ज़्यादा विलिंग होता है कि वो और क्वांटिटी सेल करे. इसका एक प्राइमरी रीज़न जो है वो ये है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो एक सेलर के रेवेन्यू को, एक सप्लायर के रेवेन्यू को इफेक्ट करता है. जितना जितना प्राइस बढ़ता जाएगा तो जो सेलर या मैन्युफैक्चरर है उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा, और अगर उसको रेवेन्यू इंक्रीज करने का एक इंसेंटिव मिल रहा है, एक चांस मिल रहा है, तो देयरफॉर वो उस केस में ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने की कोशिश करेगा सो दैट ही कैन जनरेट ए ग्रेटर रेवेन्यू, राइट. यहाँ पे एक टर्म जो हमने मेंशन की है, द फ्रेज अदर थिंग्स, हमने ये कहा वाइल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. ये अदर थिंग्स और कुछ भी नहीं है, दीज आर द अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई. हमने एक अर्लियर लेक्चर में we had seen that the supply of a commodity, the quantity supplied will depend on many factors apart from the price itself. अपने प्राइस के अलावा और कई सारे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं. तो वो बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे हमारा हमने कहा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, टैक्सेशन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कई सारे फैक्टर्स हैं. तो अगर हम उन फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें, उनमें कोई चेंज ना लाएं, उनको एक तरह से फ्रीज कर दें, और फिर हम देखते हैं प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का क्या रिलेशनशिप है, वही हम लॉ ऑफ सप्लाई में डिस्कस करते हैं. तो बहुत एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप है. जैसे जैसे प्राइस एक प्रोडक्ट का बढ़ेगा उसकी क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो इंक्रीज. लेट अस लुक एट एन इलस्ट्रेशन. हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का प्राइस लिया है और विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी एक्स. then we are representing the number of units being supplied. जितना एक सेलर विलिंग है क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए इन पर्टिकुलर प्राइसेस पे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एक्स. नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द प्राइस 1 अप टू 5. प्रोडक्ट का प्राइस 1 से लेकर 5 तक अगर वेरी होता है तो उसके हिसाब से हमारा क्वांटिटी सप्लाइड कितना चेंज होगा. तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फिगर्स लिखी हैं, बट जैसे हमने लॉ ऑफ सप्लाई में अभी जो मेंशन किया है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी. तो हम यहाँ पे कुछ वो फिगर्स ले रहे हैं. जैसे हमारा प्राइस 1 रुपी है
तो सेलर जो है इट इज़ विलिंग टू सप्लाई 10 यूनिट्स, बट एज द प्राइस इंक्रीज टू 2, तो हमारे यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड बिकम्स 20, एंड फाइनली व्हेन द प्राइस इज 5 our quantity supplied increases to 50. So an increase in the price itself, increase in the own price of the commodity, increases the quantity supplied. अब इस सप्लाई शेड्यूल को जैसे हम पहले भी अर्लियर लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमें एक सप्लाई कर्व मिल जाती है. इस टेबल के हिसाब से वी हैव ड्रॉन दिस फिगर. वी स्टार्ट विथ ऑरिजिन ओ. ऑब्वियसली जब हमारा प्राइस 0 है तो ऑब्वियसली वी विल नो बडी वुड सेल एनी प्रोडक्ट एट प्राइस 0. व्हेन द प्राइस इज 1 और क्वांटिटी सप्लाइड कैन बी रिप्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, जब हमारी क्वांटिटी 2 है, सॉरी जब हमारा प्राइस 2 है, our quantity becomes 20. When our price is 3, our quantity becomes 30. When our price is 4, our quantity supplied becomes 40. And finally, when we are pricing the product at 5 rupees, तो हमारा जो quantity supplied है, that has finally risen to 50, right? तो इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके we get the supply curve. और यहाँ पे इस रिलेशनशिप को डिपिक्ट करने के लिए you can see एक स्लोप जो हम देख रहे हैं, दिस इज द स्लोप इज अपवर्ड्स, राइट? दिस एस एस वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर सप्लाई कर्व बाय एस एस. तो ये इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच इंडिकेट्स दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, राइट? यहाँ पे भी अगर आप देखें, जब हमारा प्राइस व्हेन वी हैव increase the price from OQ to, sorry, when we have increased the price of the commodity from OP to OP1, the quantity supplied has increased from OQ to OQ1. So this is a simple representation of the law of supply through a supply curve, right? अब ये जो सप्लाई if ये जो सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई हम डिस्कस कर रहे हैं, it doesn't hold good in every situation, and in order for it to work, हम कुछ चीज़ें मान के चलते हैं जिनको हम assumptions कहते हैं. बेसिकली आप इकोनॉमिक्स में मेजॉरिटी जितने भी हमारी स्टडीज़ होती हैं, हमारे लॉज होते हैं, दे वर्क ऑन द बेस ऑफ मॉडल्स. अब मॉडल का क्या मतलब होता है कि आप कोई रिलेशनशिप देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन सर्टेन फैक्टर्स, या फिर आप एक तरह से देख लें कि आप कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं, आप कुछ एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा सिचुएशन होगा तब ऐसा होगा. तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई जो है इट नीड्स सर्टेन अजम्पशंस टू वर्क. ये जो मॉडल हम कर रहे हैं कि हम प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, उस लॉ ऑफ सप्लाई को वर्कआउट करने के लिए, और यू कैन से इन ऑर्डर फॉर द लॉ ऑफ सप्लाई टू होल्ड गुड, वी नीड टू अज्यूम सर्टन थिंग्स. सबसे पहला जो हमारा एजम्पशन है, और अगर आप देखें कि ये जो सारे एजम्पशंस हैं, दीज आर बेसिकली कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. जो बाकी डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के, उन चीज़ों को हमें कांस्टेंट रखना है, तब हम प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप देख पाएंगे. पहला अजम्पशन क्या है? देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस चेंज होगा, उस केस में भी हमारा जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाइड है, दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज. अगर मान लीजिए जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर उनका प्राइस बढ़ जाता है, तो सेलर को तो उसका या मैन्युफैक्चरर का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, एंड ही विल डिस्करेज टू प्रोड्यूस मोर एंड सेल मोर. तो इसीलिए अगर हमें सिर्फ यहाँ पे प्राइस का कंसिडरेशन लेना है, प्रोडक्ट के प्राइस का, तो फिर हमें उसका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट शुड रिमेन सेम, कॉन्स्टेंट. तभी हम लॉ ऑफ सप्लाई को जो है वी कैन स्टडी दिस रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई. दूसरा, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी.
जो हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आती है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि फ़िलहाल मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए इट इज़ कांस्टेंट, राइट? क्योंकि अगर ये कांस्टेंट नहीं होगी तो उससे भी चेंज आएगी ना फिर क्वांटिटी सप्लाइड में। फिर हमें दिक्कत होगी इस प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के रिलेशनशिप को देखने के लिए, राइट? सो विल एज्यूम दैट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज रिमेनिंग कांस्टेंट। थर्ड, देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। जो जो ये फर्म जो ये प्रोडक्ट बना रही है उसके ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में कोई चेंज नहीं आई है। वो जो ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे थे, जिस हिसाब से वो प्रोडक्शन कर रहे थे और चीज़ों को सेल कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव में एज सच अभी कोई चेंज नहीं आई है। अदरवाइज उनके प्रोडक्शन के और सेलिंग के प्लान्स भी चेंज होंगे। देर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, राइट? तो जो हमारे रिलेटेड गुड्स हैं, जैसे हमने अक्सर टी और कॉफ़ी की एग्जांपल ली है, अगर हम टी सेल कर रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी टी के प्राइस का रिलेशनशिप हम देख रहे हैं उसके क्वांटिटी सप्लाइड के साथ। एट द सेम टाइम वी आर एज्यूमिंग दैट कि कॉफ़ी का प्राइस चेंज नहीं होता है, कॉफ़ी का प्राइस एज सच रह रहा है। बिकॉज अगर कॉफ़ी का प्राइस चेंज होगा तो फिर उससे हमारे जो टी है उसके सप्लाई में भी फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज दीज टू थिंग्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। सो वी विल एज्यूम दैट इस पर्टिकुलर केस में फ़िलहाल जो हमारा रिलेटेड गुड है उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है। अनदर assumption is there is no change in the number of firms in the market। अगर नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट सेम है, मान लीजिए 10 फर्म्स हमारे मार्केट में अभी हैं, 10 के 10 प्रोड्यूस कर रही हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्म्स का नंबर नहीं बढ़ रहा है। जब फर्म्स का नंबर नहीं बढ़ रहा है तो दैट मीन्स फर्म्स के नंबर की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ रहा है वो प्राइस की वजह से पड़ रहा है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की वजह से पड़ रहा है। देन देर इज़ नो चेंज इन द बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। जो सेलर्स हैं उनको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आगे जाके डिमांड बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, तो वो एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमने पहले एक्सपेक्ट किया था वैसा का वैसा ही आगे मार्केट में डिमांड चलने वाली है या फिर डिमांड बढ़ने या घटने वाली है, राइट? मतलब जो उनके पहले के एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें कोई ऐसा चेंज नहीं आई है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं आती है, तभी उस केस में भी हम प्राइस का इफेक्ट देख पाएंगे। there is sorry, forgot to write this। there is no change in the tax and subsidy policy of the products। जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन फ़िलहाल के लिए उसको हम ये मान के चल रहे हैं कोई चेंज उसमें नहीं आ रहा है, या फिर जो टैक्स कंपनी को देना पड़ता है या जो सब्सिडीज इन प्रोडक्ट्स में फॉलो करनी पड़ती है, तो वो फ़िलहाल इट इज़ सेम, इट इज़ नॉट चेंजिंग फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि जब टैक्स में चेंज आएगा या सब्सिडी पॉलिसीज़ में चेंज आएगा तो उसकी वजह से भी हम एनकरेज या डिस्करेज हो सकते हैं प्रोडक्शन के लिए या फिर ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए। लेकिन जब ये कांस्टेंट रहेगा उस केस में जो भी, अब ये सारी चीज़ें अगर हम देख लें, ये सारे डिटरमिनेंट जब सेम रहेंगे, जब इनमें कोई चेंज नहीं आएगी तो वहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर बचता है फिर, दैट इज़ द प्राइस। तो तभी हम प्राइस का इफेक्ट हमारे जो क्वांटिटी सप्लाइड है या फिर सप्लाई पे देख पाएंगे, राइट? सो वंस we see the effect of price on the supply, we also observe that जो हमारा law of supply है, it doesn't hold good in every situation or maybe for every product। ये हर जगह इस तरह से काम नहीं करता है। नॉर्मल जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज विद द इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। ये हमारा नॉर्मल एक स्टेटमेंट है लॉ ऑफ सप्लाई का। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ये उल्टा हो सकता है। प्राइस इंक्रीज होने के साथ ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज होगा। इट माइट नॉट हैपन। अब किन केसेस में नहीं होगा? पहला एक केस जो है, जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट की बात कर लें, इट मे बी राइस, वीट, मेज़, कोई भी क्रॉप ले लीजिए या फिर कोई भी फ्रूट, ऑरेंजेस, बनानास, एप्पल इंडस्ट्री की बात करें, जो फ्रूट फ्रूट प्रोडक्शन जो है या जनरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग मार्केट में इनका प्राइस बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाता है,
सो इस केस में क्या होगा, ए सेलर वुड बी एनकरेज टू सेल मोर। बट व्हाट इफ जो पिछला सीजन है, जो क्लाइमेट है, वो अच्छा नहीं रहा और उसकी वजह से अगर क्रॉप का प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ है, तो हमारे पास क्रॉप है ही नहीं, और जितना हमें नॉर्मली हमारा प्रोडक्शन होता था उतना प्रोडक्शन हुआ नहीं, या फिर एक तरह से बोले कि नुकसान हो गया इन अप्रोप्रिएट वेदर की वजह से या क्लाइमेट की वजह से। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास उतनी क्वांटिटी होगी ही नहीं, इवन दो द प्राइसेस आर शूटिंग अप। तो नॉर्मली जब सेलर के पास वो क्रॉप अवेलेबल ही नहीं है, तो वो बेच ही नहीं पाएगा। तो ये ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, दे विल देयर प्रोडक्शन विल डिपेंड ऑन द वेदर इटसेल्फ, द नेचुरल फैक्टर्स। आप मतलब आप एक ज़मीन का एक प्लॉट ले लीजिए, जहाँ पे आप ईयरली मान लीजिए 2 या 3 क्रॉप्स ग्रो करते हैं, आप उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं। और हो सकता है ख़राब मौसम की वजह से आप 3 के बजाय एक ही क्रॉप को वहाँ पे नॉर्मली ग्रो कर पाए। आपके पास इंसेंटिव है कि आप ज़्यादा प्राइसेस, अच्छा खासा इंसेंटिव आपको मिल रहा है, आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है। लेकिन जब आपके पास लिमिटेड जो है ज़मीन है और उसके ऊपर से मौसम ख़राब रहा है, तो यू स्टिल कांट प्रोड्यूस इट, बिकॉज दीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंटायरली डिपेंड्स ऑन द नेचुरल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ये आपके हाथ में नहीं है। सो यहाँ पे जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो इट डजंट वर्क दैट वे। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन remains limited even if their prices rise। जैसे हमारे जो एंटीक गुड्स होते हैं, लाइक जो बेशकीमती चीज़ें होती हैं, जो आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं, जो रेयर होती हैं मार्केट में, अगर आपको मतलब वो रेयर हैं इसीलिए वो ज़्यादा कीमती होती हैं, या लिमिटेड होती हैं इसीलिए उनका ज़्यादा इतना वैल्यू होता है मार्केट में। तो अगर आपको किसी बहुत बड़े पेंटर के लिए जो है उसकी पेंटिंग्स जो हैं पड़ी हुई हैं, जो कि बहुत लिमिटेड हैं, 2 या 3 काफ़ी फेमस हो चुकी हैं, और आपको अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है कि आप इस पेंटर की और पेंटिंग्स लाओ, तो इट डजंट हैपन। आप उस चीज़ को ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी लिमिटेड, इट हैज़ बीन मेड वंस इन ए वाइल। या फिर आप कोई भी एंटीक गुड ले लीजिए, उसका प्राइस भले ही बढ़ जाए, लेकिन तब भी वो चीज़ जो है वो लिमिटेड रहेगी, उसके पास हमारी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रहेगी। तो उस केस में प्राइस इंक्रीज होने के साथ हमारी सप्लाई इंक्रीज नहीं होती है। पेरिशेबल गुड्स आर समटाइम्स सोल्ड एट लोअर प्राइसेस इन ऑर्डर टू क्लियर द प्रीवियस स्टॉक्स। कभी कभार सेलर डर की वजह से, या फिर ये सोच के कि आगे जाके स्टॉक पेरिश होने वाला है, ख़राब होने वाला है, कम प्राइसेस पे भी अपने स्टॉक को बेच देता है। उस टाइम पे ही डजंट केयर अबाउट, और दैट सेलर डजंट केयर अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट के प्राइस के इंक्रीज होने का वेट नहीं करता है, बिकॉज उसे फिक्र रहती है कि ये गुड खराब हो सकता है, फिर ये कॉस्ट पे भी नहीं बेच सकेगा ये सेलर। सो व्हाट दैट सेलर डज, वो स्टॉक को क्लियर करने के लिए लोअर प्राइस पे भी उस प्रोडक्ट को बेच देता है। आउट ऑफ फैशन गुड्स, ऐसे गुड्स जिनका मार्केट में अभी कोई एज सच ट्रेंड नहीं है, ऐसे गुड्स को भी इनका प्राइस जो है ऑब्वियसली इट गोज ऑन द टुवर्ड्स लाइक ए नेगेटिव ट्रेंड, नीचे ही आता है, ज़्यादा ऊपर जाता नहीं है जो आउट ऑफ फैशन गुड्स होते हैं। तो उसमें भी हम प्राइस के इंक्रीज होने का वेट नहीं करते हैं, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करें एट लोअर प्राइसेस। इकोनॉमिक स्लो डाउन, अगर जनरल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है मतलब ओवरऑल ख़राब है, जीडीपी कंट्री का गिर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तरह का एक पेसिमिस्टिक एक सेंटिमेंट है मार्केट में, तो वो सारी फर्म्स को इफ़ेक्ट करता है, और उस केस में भी जो हमारा प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, या फिर एक तरह से हमारा जो सप्लाई है वो घट जाता है, वो प्राइस के हिसाब से नहीं चलता है। इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, कभी कभार एक फर्म को अपनी ऑब्लिगेशंस को क्लियर करने के लिए, या फिर आप मान लीजिए उसने डेट ले रखा है, अपने क्रेडिटर्स को पैसा वापस करना है उसे, और उसके पास एक क्रंच है, उसके पास लिक्विडिटी क्रंच है। लिक्विडिटी क्रंच मीन्स कि उसके पास इनफ कैश या कैश इक्विवेलेंट नहीं है। तो कैश को जल्दी से जल्दी ऑब्टेन करने के लिए
that particular firm might they might sell products at lower prices in order to generate more cash or more revenue, so that they can clear the obligations, they can meet the obligations of their creditors, right? So ये कुछ बेसिक एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो इट डजंट वर्क इन ए नॉर्मल वे, या फिर जो ये मैकेनिज्म है ये इस तरह से काम नहीं करता है. आई होप you understood most of the things related to the law of supply in this short span of time. Thank you.